नमस्कार दोस्तों, मैं पवन अपने चैनल टेकी पवन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल पर आपको टेक्नोलॉजी, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान एवं भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की सरल शब्दों में जानकारी दी जाएगी। इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहें। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। इसके लिए आपको सब्सक्राइब लिखे हुए शब्द पर क्लिक करना होगा या मेरे बेल आइकन टीपी पर क्लिक करना होगा। नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी कक्षा 10 का सिविक्स नागरिक शास्त्र की बुक का प्रथम अध्याय सत्ता की साझेदारी। इस चैप्टर का पहला हमारा टॉपिक है बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम के बारे में देखते हैं। बेल्जियम कहाँ का है? यूरोप का एक छोटा सा देश है ये, और इसका क्षेत्रफल हमारे हरियाणा राज्य के बराबर है। इसकी सीमाएं कहाँ कहाँ लगती है? फ्रांस, नीदरलैंड और जर्मनी, लग्जमबर्ग से इसकी सीमाएं लगती हैं। इसकी आबादी भी हमारे हरियाणा के बराबर ही है, लगभग 1 करोड़ के आसपास। इस देश में जातीय जो बनावट है, जातिगत बनावट, वो थोड़ी जटिल है डच और फ्रेंच भाषी लोगों के कारण। इस देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा, 59% हिस्सा कहाँ रहता है? फ्लेमिश इलाके में रहता है। और कौन सी भाषा बोलता है? डच। इसका मतलब बेल्जियम में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? डच। कितने परसेंट लोग बोलते हैं? 59%। बाकी शेष 40% लोग कहाँ रहते हैं? वेलोनिया क्षेत्र में। और कौन सी भाषा बोलते हैं? फ्रेंच। यानी कि दूसरे नंबर पे कौन सी भाषा बोली जाती है बेल्जियम में? फ्रेंच। फिर है राजधानी ब्रुसेल्स। किसकी राजधानी है ब्रुसेल्स? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। यहाँ 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं, जबकि 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। तो दोनों में अंतर समझ में आया? बेल्जियम में तो सबसे ज्यादा भाषा कौन सी बोली जा रही थी? डच। जबकि राजधानी ब्रुसेल्स में सबसे ज्यादा भाषा कौन सी बोली जा रही है? फ्रेंच। तो दोनों विपरीत दिशा में है। अल्पसंख्यक हैं फ्रेंच भाषी, लेकिन वो ज्यादातर समृद्ध और ताकतवर है, जिससे जो बहुसंख्यक वर्ग हैं, कौन? डच भाषी लोग, उनमें नाराजगी आई, उनमें इस चीज को लेकर विरोध हुआ। इसके चलते 1950-60 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले लोगों के बीच में क्या हो गया? तनाव बढ़ने लग गया। इन दोनों समुदायों में टकराव उत्पन्न हुआ और टकराव ने बहुत खतरनाक रूप ले लिया। यह एक विशेष प्रकार की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से ज्यादा थे, लेकिन उनके धन और समृद्धि कम थी। ये हमने देखा बेल्जियम देश के बारे में। अब हम देखते हैं श्रीलंका देश की तुलना करते हैं। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, अर्थात द्वीप के नजदीक है, आइलैंड के। यह कहाँ है? तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी लगभग 2 करोड़ है, यानी कि हमारी हरियाणा राज्य की आबादी के लगभग बराबर। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका में भी आबादी के कई जातीय समूह हैं, अर्थात जैसे हमने देखा ना बेल्जियम में कई जाति का समूह थे, यहाँ पे भी हैं। सबसे प्रमुख समूह कौन सा है? सिंहलीय। ये देखिए सबसे ज्यादा प्रमुख समूह कौन सा है श्रीलंका में? सिंहलियों का। और ये कितने परसेंट है? 74% श्रीलंका में सिंहली लोग रहते हैं। दूसरे नंबर पे कौन रहते हैं? तमिल लोग। इनकी आबादी कितनी है कुल जनसंख्या में? 18%। और तमिलों को 2 वर्गों में बांटा गया है, श्रीलंकाई तमिल, ठीक है, और उसके बाद इसको बांटा गया है दूसरे नंबर पे, ये बांटा गया है हिंदुस्तानी तमिल। तो इन 2 वर्गों में बांटा गया है। यहां आप देखिए एथनिक या जातीय क्या कहते हैं इसको, बात बोले भेद खोले में, ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग माने और यह साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन हो। कहने का मतलब जातीय या एथनिक शब्द का मतलब होता है कि सभी अपनी अपनी संस्कृति को स्वतंत्र रूप से मानते हुए उसे आगे बढ़ाएं और संस्कृति का संरक्षण करते हुए आपस में भाईचारे के साथ रहें। उसे ही हम एथनिक या जातीय कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इस चित्र को और देख लेते हैं हम। इस चित्र में आप दिख रहे हैं, ये क्षेत्र रेड कलर में, ये है फ्रेंच भाषी लोगों का। ये जो पीले कलर में क्षेत्र है, ये कौन है? डच भाषी लोगों का। ये जो है एरिया इतना सा, ये कौन सा क्षेत्र है? राजधानी है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। और ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये वाला हिस्सा कौन है? जर्मन भाषी लोगों का। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि श्रीलंका में भी स्थिति क्या है, अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं, और बेल्जियम में भी। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा कितना है? 7% लोग ईसाई भी रहते हैं वहां। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इन दोनों में क्या फर्क है। पहले हम देखते हैं श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र हुआ। कब हुआ? 1948 में श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा, और इसके लिए उन्होंने क्या किया? 1956 में एक कानून बनाया जिसके तहत तमिल
लोगों को दरकिनार कर दिया और सिंहली भाषा को ही एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया। विश्वविद्यालय, सरकारी नौकरी, स्कूल, सब में इनको ही प्राथमिकता दी जाने लगी, किनको? सिंहली को, और तमिलों को हटा दिया गया, साइड में कर दिया गया। नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। यानी कि श्रीलंका ने किस धर्म को अपनाया? बौद्ध धर्म को। एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंका में जो तमिल लोग थे उनमें क्या बना दी? नाराजगी पैदा कर दी, शासन के लिए उनके अंदर बेगानापन पैदा कर दिया। इससे उनमें क्या हुई? विवाद होने लगा, आपसी टकराव होने लगा, इन और भेदभाव उत्पन्न हो गए। इन टकरावों और विवादों के कारण वहां कैसी स्थिति हो गई? गृह युद्ध की। आप देख सकते हैं बहुसंख्यकवाद देखते हैं। यह मान्यता कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने मन चाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत और इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। इसी शब्द को बहुसंख्यकवाद कहा गया। अर्थात बहुसंख्यकवाद का अर्थ है कि यदि कोई बड़ा वर्ग ये सोचे कि केवल मैं ही रहूंगा इस देश में और मैं ही शासन करूंगा, समस्त अधिकार मुझे ही मिलेंगे, अल्पसंख्यकों को कुछ भी नहीं मिलेंगे, तो इसी विचारधारा को क्या कहा गया है? बहुसंख्यकवाद। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो श्रीलंकाई तमिल थे उन्होंने क्या किया? अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने और क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने के लिए और शिक्षा और रोजगार में अवसरों की मांग के लिए संघर्ष स्थापित कर दिया। तो ये संघर्ष बहुत बड़े लेवल पे चलने लगा और बाद में चलकर ये गृह युद्ध में परिणत हो गया। गृह युद्ध क्या होता है बच्चों? गृह युद्ध होता है, देखिए, किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूह की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? गृह युद्ध। सरल भाषा में अगर मैं बताऊं तो गृह युद्ध क्या होता है? जब किसी देश में ऐसा विवाद उत्पन्न हो जाए या ऐसा टकराव हो जिसमें अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग हो। जैसे युद्ध में शस्त्रों का प्रयोग होता है ना, राइफल्स का, टैंक का, इनका, तो ऐसे अस्त्रों का प्रयोग हो, शस्त्रों का प्रयोग हो, तो वो उसको हम क्या कहेंगे? गृह युद्ध। तो श्रीलंका में क्या हुआ? श्रीलंका में घर के अंदर ही, देश के अंदर ही तमिल वर्ग और सिंहली वर्ग के बीच में टकराव उत्पन्न हुआ और वो इतना भयंकर टकराव था कि वहां पे बंदूकें चली खूब, तो उसी के कारण उसको गृह युद्ध कहा गया। तो आप देख लिए श्रीलंका में क्या प्रॉब्लम रही। ठीक है, अब हम देखते हैं बेल्जियम में क्या ये प्रॉब्लम आई और नहीं आई तो क्यों नहीं आई। इसी को बेल्जियम की समझदारी कहते हैं। बेल्जियम में श्रीलंका जैसी प्रॉब्लम नहीं आई। क्यों? क्योंकि देखते हैं हम, श्रीलंका इसने क्या किया? इसने कुछ मॉडल अपनाए, बेल्जियम ने कुछ मॉडल अपनाए जिसके कारण यहां ऐसी प्रॉब्लम नहीं उत्पन्न हुई। 1970 से 1993 के बीच उन्होंने संविधान में 4 संशोधन किए और वो संशोधन इसी के आधार पर उनमें ये प्रॉब्लम नहीं आई। पहला देखिए क्या है इस संविधान संशोधनों की बात। संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान किया गया कि केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या क्या रहेगी? समान। देखिए श्रीलंका में तो क्या कहा गया था कि नहीं, यहाँ पे तो केवल सिंहली रहेंगे, मंत्री वगैरह सब। लेकिन यहाँ पे क्या 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 कहा गया कि डच हो या फ्रेंच भाषी हो, दोनों की ही संख्या क्या रहेगी? समान रहेगी मंत्रियों की। पहला टकराव खत्म। दूसरा, कुछ विशेष कानून तभी बनेंगे जब दोनों भाषा के लोग तैयार हो, सहमत हो। तो ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों के क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई। यानी कि राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं रहेंगी, उनको उनके अधिकार पृथक रूप से दे दिए गए। उसके बाद ब्रुसेल्स में अलग सरकार है जो कि राजधानी है। इसमें दोनों समुदायों को क्या किया गया है? समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। फ्रेंच भाषी लोगों को भी समान दिया गया है और डच भाषी लोगों को भी समान महत्व दिया गया। इस कारण से बेल्जियम में सबको समानता का अधिकार दिया गया, चाहे से कोई सी भी भाषा हो, कोई सा भी धर्म के हो। तो उस कारण से वहां ये गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई और बेल्जियम एक सुखद देश बना रहा। अब हम आगे आते हैं। ये देखिए, केंद्रीय और राज्य सरकार के अलावा बेल्जियम में एक तीसरे स्तर की सरकार भी रही। कौन सी सरकार? जिसे हमने सामुदायिक सरकार का। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा को बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग, चाहे वे जहां भी रहते हों, इस सामुदायिक सरकार का चयन करते हैं और इस सरकार को संस्कृति से संबंधित, शिक्षा से संबंधित और भाषा से संबंधित फैसले लेने पर अधिकार दिया गया। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं सबको समान अधिकार दिया गया। ये आप चित्र देख रहे हैं, ये है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित यूरोपीय संसद। ये यूरोपीय संसद है, कहां पे स्थित है? ब्रुसेल्स में, बेल्जियम देश की राजधानी में।
ठीक है। तो ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है यूरोपियन संघ का। ये देखिए, जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपियन संघ बनाने का फैसला किया तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय बना गया। तो यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहाँ है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में, ये रहा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आए इस चैप्टर में, अब हम आते हैं सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। तो सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? सत्ता की साझेदारी का मतलब है सत्ता का बंटवारा या देश की शक्ति का बंटवारा। इसमें क्या होता है? इसमें पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट क्या कह रहा है? सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। अर्थात सत्ता की साझेदारी होने से विभिन्न वर्गों के बीच, चाहे से वो जातिगत वर्ग हो या धार्मिक वर्ग हो, उनमें टकराव उत्पन्न नहीं होता। जैसे आपने देखा बेल्जियम में सत्ता का बंटवारा अलग अलग जाति धर्मों में कर दिया गया तो उससे वहां क्या हो गया? टकराव खत्म हो गया, जबकि श्रीलंका में टकराव चलता रहा। तो ये पहला पॉइंट है। ठीक है, फिर हम आगे आते हैं दूसरा। इसमें आप देखेंगे ये रहा कि सत्ता का दूसरा बंटवारा क्या है? सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक और बात कही गई है, ये क्या है? सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र की आत्मा मतलब, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का जनता के लिए शासन। और इसको लोकतंत्र की आत्मा क्यों कहा गया? लोकतंत्र की आत्मा इसलिए कहा गया है कि लोक मतलब जनता, तंत्र मतलब शासन, तो जनता के शासन की आत्मा। अर्थात जब आप सत्ता की साझेदारी करते हैं, शक्तियों का बंटवारा करते हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, तो उससे क्या है? जो शक्ति होती है देश की, सत्ता की शक्ति होती है, वो कहां तक पहुंचती है? सीधे जनता तक। तो इसलिए इसे लोकतंत्र की आत्मा कहा गया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसको। अब एक शब्द आता है युक्तिपरक। ये युक्तिपरक क्या होता है? युक्तिपरक, ये देखिए ये रहा, ये लिखा हुआ। युक्तिपरक क्या होता है? युक्तिपरक हानि लाभ का सावधानी पूर्वक हिसाब लगाकर लिया गया फैसला ही युक्तिपरक कहलाता है। यानी युक्ति से, दिमाग से लिया गया फैसला जिसमें हम हानि लाभ का हिसाब लगा लेते हैं। पूरी तरह से नैतिकता पर आधारित फैसला अक्सर इसके उलट हो जाता है। ठीक है, इसे हम युक्तिपरक कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। या आप ये कहानियां पढ़ना, खलील की उलझन। ठीक है, अब देखिए आगे सत्ता की साझेदारी के रूप। अब हम आते हैं सत्ता की साझेदारी के रूप। तो इसके 4 रूप बताए गए हैं सत्ता की साझेदारी के। उससे पहले हम ये देखते हैं कि पहला रूप आता है यहाँ पे, ये रहा, ये इसका पहला रूप। इसे क्या कहते हैं? सत्ता का ऊर्ध्वाकार वितरण। इसे कहेंगे सत्ता का क्षैतिज वितरण। ये क्या है? सत्ता का पहला क्षैतिज वितरण। तो इसमें क्या होता है? शासन के विभिन्न जो अंग होते हैं उसको विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में सत्ता का बंटवारा किया जाता है। सत्ता के क्षैतिज वितरण से अभिप्राय है जब सत्ता या शक्ति का वितरण विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में किया जाए तो उसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। विधायिका को कानून बनाने की शक्ति मिलती है, कार्यपालिका को कानून को क्रियान्वित करने की शक्ति मिलती है और न्यायपालिका को कानून को लागू करवाने की शक्ति मिलती है। और ये तीनों क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? सत्ता का क्षैतिज वितरण, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का क्या कर रहे हैं? उपयोग करते हैं। ऐसे बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का ज्यादा असीमित उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि ये इन तीनों की लिमिटेशंस है, तीनों एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं कर सकते और हर अंग एक दूसरे पर अंकुश भी रखता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। ठीक है, अब आप देखिए आगे, इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था। क्या कहेंगे इस व्यवस्था को हम? ये देखिए, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था। तो सत्ता का जो क्षैतिज वितरण होता है उसे नियंत्रण और संतुलन की अवस्था भी या व्यवस्था भी कहते हैं। अब हम आगे आते हैं नंबर दूसरा है, इसे कहते हैं ऊर्ध्वाकार वितरण। सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। जब सत्ता या शक्ति का बंटवारा केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के लेवल पर हो तो उसे हम कहते हैं सत्ता का ऊर्ध्वाकार वितरण। जैसे भारत में सत्ता का ऊर्ध्वाकार वितरण है क्योंकि यहाँ पे केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है और स्थानीय सरकार, जैसे आपका सरपंच है, ये सब स्थानीय सरकार में आते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने ये व्यवस्था अपना रखी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट आता है हमारे
ये देखिए दूसरे पॉइंट में आप देखिए इसको, नगर पालिका और पंचायतें ऐसी ही इकाइयां हैं जो स्थानीय स्तर की सरकार के बारे में बताती हैं, और इसे हम क्या कह रहे हैं, ऊर्ध्वाकार वितरण। अर्थात सबसे ज्यादा शक्ति किस में है, केंद्र सरकार में, फिर उससे कम शक्ति राज्य सरकार में, और सबसे कम शक्ति स्थानीय सरकार, जिसे हम नगर पालिका या पंचायतों के रूप में, नगर निगमों के रूप में जानते हैं। अब तीसरा पॉइंट आता है सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूह, मसलन भाषाई, धार्मिक समूह के बीच में हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इसी व्यवस्था का उदाहरण था। अर्थात सामुदायिक बंटवारे से मतलब है जब सत्ता का बंटवारा भाषा या धर्म के आधार पर किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, सामुदायिक बंटवारा। जैसे बेल्जियम में डच और फ्रेंच भाषी लोगों के बीच में सत्ता का बंटवारा किया गया था। ठीक, फिर हम आते हैं चौथा बंटवारा। सत्ता के बंटवारे का एक रूप क्या है, दबाव समूह आंदोलन। दबाव समूह आंदोलन से कैसे सत्ता का बंटवारा होता है, आपने देखा होगा कि अन्ना आंदोलन हुआ था, तो अन्ना आंदोलन के कारण नई पार्टी का उदय हुआ जिसे हम आप पार्टी के रूप में भी जानते हैं, जिसके मुख्यमंत्री रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। तो ये कोई अलग से पार्टी थी क्या, पहले से नहीं थी ना। ये आंदोलन हुआ था निर्भया कांड के बाद, एक आंदोलन हुआ जिसमें अन्ना हजारे ने आंदोलन में सहयोग दिया, और अन्ना हजारे एक बड़े महान व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति इसके अग्रसर रहे, और उन्होंने इस चीज को छोड़ दिया, उन्होंने सत्ता में आने से मना कर दिया। तब उनके उत्तराधिकारी के रूप में श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी का चयन किया गया, जिससे एक नई पार्टी का गठन हुआ और उससे सत्ता का बंटवारा हुआ। तो इस प्रकार से दबाव समूह आंदोलन नई सत्ता को जन्म देते हैं, अक्सर आप देख सकते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने भी पहले काफी संघर्ष किया था, जिससे नई पार्टी का उदय हुआ। तो इस प्रकार से ये हमारा पूरा चैप्टर है बच्चों, ये पूरा चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। इसके आप क्वेश्चंस करना, इसके टॉपिक्स करना, ठीक है। अब इसको हम कुछ इसके चित्र वगैरह देखते हैं कि चित्रों में क्या बताया गया, देखते हैं। हम शुरू से चलते हैं, कोई चित्र रहे होंगे तो मैं उसे समझाने की आपको कोशिश करूंगा। देखिए आप चित्र में पहला चित्र हमारा ये आ जाता है, यहाँ पे ये आ गया हमारा पहला चित्र। क्या है ये पहला चित्र, इस चित्र को मैं आपको समझा चुका हूं कि ये जो रेड एरिया है ये फ्रेंच भाषी लोगों का है, ये पीला एरिया है ये ब्रुसेल्स का है, राजधानी क्षेत्र, ये फ्लेमिश इलाके का है डच भाषी लोगों का, ये जो है ब्रुसेल्स है, राजधानी है, और ये जो एरिया दिख रहा है ये वाला लाइन वाला, ये क्या है, जर्मन भाषी लोगों का है। ठीक है, ये अंतर है। फिर हम अगले चित्र पे देखते हैं, अगला चित्र क्या है, ये देखिए अगले चित्र में आप देख सकते हैं ये श्रीलंकाई तमिल है, ये भारतवंशी तमिल है अलग अलग कलर में, ये मुस्लिम है अलग अलग, तो अलग अलग कलर में अलग अलग बताया गया है। पीला जो कलर है वो है, पीला जो कलर है इसमें, ये पीला कलर किसको बता रहा है, सिंहली लोगों को। ध्यान दीजिए ये पीला जो कलर है, जितना भी पीला कलर है वो किसको बता रहा है, सिंहली लोगों को। और ये जो ये वाला कलर है ये केसरिया टाइप का थोड़ा सा, ये कौन सा है, श्रीलंकाई तमिल को बता रहा है। ये जो कलर है ये श्रीलंकाई तमिल है, केसरिया। और ये जो गहरा कलर है ये वाला कलर, ये कौन है, भारतवंशी तमिल है। ये कौन से लोग हैं, भारतवंशी तमिल। ये देखिए ये जो गहरा भूरा कलर है ना ये भारतवंशी तमिल है। और ये जो कलर है ये छोटे छोटे कलर, ये देखिए ये वाले, ये बिंदु ये दिख रहे, ये मुसलमान लोग हैं। तो इस प्रकार से ये चित्र है ना। फिर अब हम आगे आते हैं अगले चित्र पर, ये क्या कह रहा है, ये मॉन्टेजबर्ग स्टार्ट ग्रांड प्लेस ग्रोट मार्केट। बेटा ये बेल्जियम की एक बस्ती का पता है जहां दिए गए फोटोग्राफ्स में अंकित है। इसमें गौर करें कि स्थान का नाम और दिशा की जानकारी दो भाषाओं फ्रेंच और डच में दी गई है। इस चित्र में क्या हुआ है कि जो जानकारी है वो दोनों भाषाओं में लिखी है, अर्थात दोनों भाषाओं का सम्मान किया गया है, ये चित्र ये बताता है। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। ये चित्र हमने देखा ही था, ये कौन है, ये यूरोपियन संख्या मुख्यालय है जिसे यूरोपियन संसद भी कहते हैं। ये बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। ठीक है, अगला चित्र हम देखते हैं। ये चित्र क्या कह रहा है, जर्मन इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना। ये बता रहा है जर्मन इंजीनियरिंग जो है उसका बेहतरीन नमूना बता रहा है ये कि किस प्रकार से गाड़ी का निर्माण किया गया, और दो ड्राइवर बैठा दिए गए हैं, एक इस साइड में बैठा दिया गया ड्राइवर और एक इस साइड में, कि भैया अपनी अपनी गाड़ी चला लो। इससे मुश्किलें भी आ जाती हैं कि जब दोनों गाड़ी चलाएंगे तो एक उधर घुमाएगा और एक इधर घुमाएगा तो एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये टेक्निक सही नहीं है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखिए और कौन सा चित्र है,
ये पता नहीं ये बेटा ये कौन सा चित्र है, क्या आप बेचारे को बेताल के सवाल का जवाब देने में मदद कर सकते हैं? ये अलग अलग है, ये इसका है, टॉपिक होगा खलील की उलझन से संबंधित कोई चित्र है ये। अब हम आगे आते हैं, सत्ता की बागडोर। व्लादिमीर सत्ता की बागडोर केवल हमारे हाथ में रहे, पुतिन और बुश। ये लोग क्या कह रहे हैं कि 2005 में रूस में कुछ नए कानून बने, 2005 में रूस में कुछ नए कानून बने, इन कानूनों को बनाकर रूस के राष्ट्रपति को कुछ और ज़्यादा शक्तियां सौंप दी गई। इसी वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस का दौरा किया था और ऊपर दिए गए कार्टून के अनुसार लोकतंत्र और सत्ता के केंद्रीकरण के में क्या संबंध है? तो इसमें क्या है, ये बुश हैं जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ये पुतिन थे जो रूस के राष्ट्रपति रहे। तो इस प्रकार इन दोनों को एक घोड़े पे बैठा दिया गया और ये डेमोक्रेसी को हाँक रहे हैं दोनों मिलकर, अर्थात दोनों ही देशों में सत्ता का केंद्रीकरण राष्ट्रपति की तरफ है, जनता की तरफ नहीं है। ठीक है, फिर अब आगे आते हैं हम। ये देखिए एक छोटी सी लड़की क्या कह रही है, मेरे स्कूल में हर महीने क्लास मॉनिटर बदल जाता है, क्या आप इसे ही सत्ता की भागीदारी कहते हैं? ये सत्ता की भागीदारी नहीं है, क्योंकि किसी शक्तियों का बंटवारा नहीं हो रहा है, लेकिन ठीक है, लोकतंत्र में शुरुआत यहीं से होती है, स्कूल के मॉनिटर बनने से ही। आप यहीं से नेता राजनेता की तरफ आगे बढ़ते हैं, इसमें आपके गुणों का विकास किया जाता है। ठीक है, तो अब हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैप्टर से संबंधित एक लाइव वीडियो और मैंने डाल रखा अपने यूट्यूब चैनल पे, ये तो मैंने चैप्टर से समझा रखा है आपको, और एक मैंने बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक ब्लैक बोर्ड पर समझा रखा है इस पूरे चैप्टर को, तो आप वो वीडियो भी जरूर देखें। तो आज का हमारा चैप्टर खत्म, धन्यवाद।